हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन सीनियर सिटीजन्स एंड देयर फ्यूचर। तो ज़रा जानते हैं इस टॉपिक में कि ऐसा क्या है जिसको हम सभी को डिस्कस करना चाहिए, बट ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट से दूर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एज़ पर द 2011 सर्वे जो सेंसस हुआ था हमारा, उसके हिसाब से जो एल्डरली इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, मतलब कि जिनकी एज 60 साल या उससे अबव है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 9% के अराउंड है। और ये एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2036 तक करीब 18% के करीब पहुंच जाएगी। ये जो डेटा है ये नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के हिसाब से है। फिर अब एल्डरली पॉपुलेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, वही जैसे कि जो 60 साल या उससे ऊपर के इंडिविजुअल होते हैं उनको एल्डरली कैटेगरी में डाला गया है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 104 मिलियन के करीब एल्डरली इंडिविजुअल इंडिया में थे उस टाइम पे। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये आज़ादी के टाइम से लेके अब तक करीब दोगुनी हो चुकी है। जैसा कि 1940 में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 32 साल के अराउंड थी, बट अभी ये 70 साल के आसपास पहुंच चुकी है। और फर्टिलिटी रेट जो पहले आज़ादी के टाइम पे 6 चिल्ड्रन का था वो अभी घट के 2 के आसपास आ चुका है। अब जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हैं जो एक एल्डरली इंडिविजुअल को झेलनी पड़ती हैं। सोशल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है और इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट अभी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट मतलब एक तरह से काफ़ी मोमेंटम पकड़ चुका है। तो इसकी वजह से जो एल्डरली इंडिविजुअल हैं उनके लिए काफ़ी कम स्पेस, टाइम और एक तरह से रिस्पेक्ट की कमी हो चुकी है। फाइनेंशियल की बात करें, जैसा कि हमने देखा होगा कि खासकर रिटायरमेंट के बाद या फिर एक उम्र होने के बाद देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं, बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन पर। और हेल्थ की अगर बात करें तो सभी को पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से कई सारी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक समस्या मतलब ओल्ड इंडिविजुअल में निकल के आ रही है सामने। और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये प्रोग्राम बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसमें बूढ़े लोग, जो विधवाएं होती हैं और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं उनको एक तरह से पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। अब जानते हैं कि इश्यूज़ इनमें क्या क्या हैं जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहला इशू है कि इसमें केवल बीपीएल को ही कंसिडर किया जाता है, जो कि अगर हम कहें तो एक तरह से काफ़ी आउटडेटेड पैरामीटर हो चुका है आज के टाइम पे। दूसरा, सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन इसमें मात्र 200 रुपये है और ये 2006 से ही चला आ रहा है। और आज के टाइम पे अगर हम महंगाई वगैरह को देखें तो ये एक बहुत ही मीगर सी मतलब रकम है जो कि दी जाती है। और टारगेटिंग स्कीम जो चलाई जाती हैं उसमें भी जो समस्याएं हैं वो क्या है, उसमें है कि एरर्स। जैसे कि मतलब हम सभी जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है उसमें गवर्नमेंट कुछ डेटा यूज़ करती है, तो वो जो डेटा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं जिसका खामियाजा जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो वही प्रॉब्लम इस फील्ड में भी है। और हाउस होल्ड टारगेटिंग मतलब कि अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें तो इसमें कंसिडर किया जाता है पूरे हाउस होल्ड को, बट हाउस होल्ड में कितने इंडिविजुअल हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉपर एक तरह से हम लोग मैपिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसा कि आप देखते होंगे कि पेंशन के लिए अपना सर्टिफिकेट वगैरह बार बार लोगों को जमा करना पड़ता है कि वो अभी ज़िंदा है। तो इसी तरीके की इसमें भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि एक तरह से सर्टिफिकेट हो गया, कई सारे डॉक्यूमेंट हो गए, उनकी वजह से आती हैं दिक्कतें। और इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इसमें है, पहला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तीसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, चौथा है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, पांचवा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पेंशन और छठा है वयोश्रेष्ठ सम्मान। अब इंडिया की बात करें कि मतलब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है या फ्यूचर में हम क्या ऐसा करें जिससे कि इस फील्ड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखी जा सके, तो उसमें अगर हमको इम्प्रूवमेंट लानी है तो उसकी प्लानिंग और उस पर एक तरह से एक्शन हमें आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और जो एक डिग्निफाइड लाइफ अगर हमको उनको देनी है तो सबसे पहले तो हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनको जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे कभी इनको एक तरह से उसके लिए इनको कभी परेशान ना होना पड़े।
तो इसके लिए ओल्ड एज पेंशन योजना एक बहुत ही ज़रूरी स्कीम है और हमको एक बेटर अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो सही से हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएँ, ना कि जैसे कि हमने देखा है अक्सर स्कीमों में कुछ गड़बड़ियों की वजह से बहुत से लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है जबकि वो डिज़र्व करते हैं उस स्कीम में रहना। तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। और जैसा कि हर स्कीम में होता है या सरकारी काम में होता है कि हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ग्राम पंचायत से कई तरह के सर्टिफिकेट या वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, तो इसका भी एक दिक्कत होती है। इसकी जगह अगर हम चाहें तो सेल्फ सर्टिफिकेट वाला जो एक सिस्टम है या सेल्फ अटेस्ट वाला सिस्टम जो गवर्नमेंट ने मतलब इंडिविजुअल के लिए किया है कई सारी जगह पे, उसी तरह का अगर हम कर दें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब इस तरह का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो जो साउथ की स्टेट हैं जैसे कि तुम्हारा केरला हो गया, और उसी तरह अगर हम कुछ और स्टेट्स की बात करें उड़ीसा और राजस्थान, इसमें एक तरह से यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। तो यही चीज़ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चलाना चाहिए। और क्रिटिकल एरिया जो होते हैं जैसे कि रिसर्च पॉलिसी और एक्शन का, इन पे भी हमको काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए, तब जाके हमको आने वाले टाइम में कुछ अच्छे रिजल्ट इस फील्ड में निकल के आएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं आजकल स्टार्टअप का दौर है। इंडिया स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है यूएसए और चाइना के बाद। तो इसी फील्ड में स्टार्टअप की भी शुरुआत हो चुकी है। जो रतन टाटा जी के एक तरह से सहयोगी हैं या उनका जो मैनेजमेंट देखते हैं, उन्होंने ही एक एनजीओ शुरू किया है गुड फेलोज़ के नाम से, और वो एक तरह से सीनियर सिटीजन्स का ही एनजीओ है। तो इस तरह के जो कई सारे मतलब स्टार्टअप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये कल्चर धीरे धीरे आ भी रहा है। तो हमको इसको और प्रमोट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या हिंड्रेंस है इस फील्ड में, उसको अवॉइड करना चाहिए या उसको एक तरह से हमको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपको कोई और सजेशंस समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।